कहते हैं कि भाई समझ होना ही असली ताकत है। और जिसे इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका पता हो, वो इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर असर डालने, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मर्जी से चलाने के लिए भी कर सकता है। आज हम कुछ ऐसी ही मनोवैज्ञानिक तकनीकों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें कभी कभी डार्क साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो पहलू हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, शायद हमें पता भी नहीं। बिल्कुल, ये ऐसी रणनीतियां हैं जो हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों को चुपचाप प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ। इस चर्चा का मकसद इन तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य है इनके बारे में जागरूकता फैलाना। सही। ये समझना कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं, ताकि हम इन्हें पहचान सकें और शायद इनसे खुद को बचा भी सकें। ये एक तरह से मानवीय व्यवहार की परतें खोलने जैसा है। हाँ, तो ये बातचीत शायद उन लोगों को थोड़ी असहज कर सकती है जो इंसानी मन की इन गहराइयों में नहीं उतरना चाहते। चलिए फिर शुरू करते हैं इस जानकारी का विश्लेषण। जी। पहली तकनीक काफी चौंकाने वाली है। सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं और आपको डर है कि कोई व्यक्ति आप पर बरसने वाला है। उसे शांत करने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका बताया गया है। उसके ठीक बगल में जाकर बैठ जाइए। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? अटपटा जरूर है, पर इसके पीछे ठोस मनोविज्ञान है। इसे प्रॉक्सिमिक्स या व्यक्तिगत स्थान का विज्ञान कह सकते हैं। प्रॉक्सिमिक्स? अच्छा। हाँ, हर इंसान का एक अदृश्य बबल होता है, उसका निजी दायरा। जब आप किसी के बहुत करीब बैठते हैं, खासकर जिसके साथ तनाव की आशंका हो, तो आप अनजाने में उसके इस दायरे में घुस जाते हैं। इससे एक मनोवैज्ञानिक असहजता पैदा होती है। देखिए, दूर से गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन जब कोई ठीक बगल में हो तो सीधे टकराव के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मुड़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये निकटता गुस्से के खुले इजहार को मुश्किल बना देती है और तनाव को कम कर सकती है एक तरह से। अच्छा, तो ये शारीरिक नजदीकी का मनोवैज्ञानिक खेल है। कमाल है। अब मान लीजिए हमें किसी को अपनी बात से सहमत कराना है। जी। इसके लिए भी कुछ दिलचस्प तरीके इस विश्लेषण में सामने आए हैं। एक तरीका तो बहुत ही सूक्ष्म है। अपनी बात कहते हुए धीरे धीरे सिर हिलाना। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, और इसके पीछे मिरर न्यूरॉन्स की अवधारणा हो सकती है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जब हम किसी को कोई क्रिया करते देखते हैं, जैसे सिर हिलाना, तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, मानो हम खुद वो क्रिया कर रहे हों। अच्छा। जब आप सहमति जताते हुए सिर हिलाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में भी अनजाने में सहमति का भाव पैदा हो सकता है। वो आपकी शारीरिक भाषा की नकल करने लगते हैं, जिससे मानसिक रूप से भी सहमत होने की संभावना बढ़ जाती है। अरे वाह! ये अवचेतन स्तर पर होता है, इसलिए अक्सर पता भी नहीं चलता। मतलब अनजाने में ही हम सामने वाले को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक और तकनीक का जिक्र है जिसे डोर इन द फेस कहा जाता है। हाँ। इसमें पहले एक बहुत बड़ी नामुमकिन सी मांग रखी जाती है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? सुनने में अजीब है ये। हाँ, ये तकनीक बड़ी दिलचस्प है। जैसा नाम से लगता है, आप पहले एक ऐसी मांग रखते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि सामने वाला लगभग निश्चित रूप से मना कर देगा। अच्छा। उदाहरण के लिए, आप किसी दोस्त से 5,000 रुपए उधार मांगते हैं, जानते हुए कि वो शायद नहीं देगा। जैसे ही वो मना करता है, आप कहते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, क्या तुम 500 रुपए दे सकते हो? हाँ। अब यहाँ मनोविज्ञान काम करता है। पहली मांग ठुकराने के बाद व्यक्ति को थोड़ी अपराधबोध या शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। अच्छा, गिल्ट। हाँ, गिल्ट। वो आपको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए जब आप तुरंत एक छोटी ज्यादा वाजिब मांग रखते हैं, तो वो हाँ कहने की तरफ ज्यादा झुक जाता है, ताकि पिछली ना की भरपाई हो सके और खुद को बेहतर महसूस करा सके। हाँ, ये तो होता है। ये मोल भाव, सहायता मांगने, यहाँ तक कि बच्चे भी माँ बाप से कुछ मनवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता है। एक और तरीका बताया गया है अपनी सलाह को ज्यादा वजनदार बनाने का। बस ये कह देना कि ये बात मेरे पिता या दादा कहा करते थे। क्या लोग वाकई इस पर यकीन कर लेते हैं? काफी हद तक हाँ। ये अथॉरिटी बायस का फायदा उठाता है। अथॉरिटी बायस? जी। हमारे समाज में और कई संस्कृतियों में पिता तुल्य व्यक्ति या बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनके अनुभव पर भरोसे का एक अंतर्निहित भाव होता है। हाँ, होता है। जब कोई सलाह इस तरह पेश की जाती है, तो लोग उसकी योग्यता पर सवाल उठाने के बजाय उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। भले ही वो सलाह आपने असल में कहीं और से पढ़ी हो या सुनी हो, उसे इस तरह पेश करने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है।
ये एक मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है जिसे लोग अनजाने में अपना लेते हैं। अब जरा याददाश्त और प्रभाव बनाने के तरीकों पर आते हैं। एक सिद्धांत का जिक्र है प्राइमरी और रीसेंसी इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें किसी भी घटना, बातचीत या अनुभव की शुरुआत यानी प्राइमरी और अंत यानी रीसेंसी की बातें बीच के हिस्से की तुलना में ज्यादा याद रहती हैं। अच्छा। सोचिए, किसी इंटरव्यू या पहली डेट के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहता है? शायद पहली कुछ मिनट की बातचीत और जाते जाते क्या हुआ। हाँ, सही है। बीच का लंबा हिस्सा अक्सर धुंधला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि यहाँ आखिरी प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी बात की शुरुआत दमदार तरीके से करना और अंत को यादगार बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही चीजें लोगों के दिमाग में टिकती हैं। ये तो बहुत काम की बात है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प नुक्ता हाथ मिलाने के तापमान के बारे में है। लिखा है कि ठंडे हाथ कुछ नकारात्मक संकेत दे सकते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म शारीरिक संकेतों में आता है। शारीरिक स्पर्श जैसे हाथ मिलाना अनकहे संदेश भेजता है। गर्मजोशी से हाथ मिलाना अक्सर खुलेपन, आत्मविश्वास और मित्रता से जोड़ा जाता है। वहीं अगर किसी के हाथ ठंडे या पसीने वाले हैं तो सामने वाला अवचेतन रूप से इसे घबराहट, दूरी या भावनात्मक ठंडक का संकेत समझ सकता है। अच्छा। ये हमेशा सच नहीं होता, जाहिर है, लेकिन पहली धारणा बनाने में इसकी भूमिका हो सकती है। अब कुछ ऐसी तकनीकों पर आते हैं जो दूसरों को समझने या उन पर नजर रखने में मदद कर सकती हैं। एक बड़ी मजेदार तरकीब बताई गई है ये जानने के लिए कि क्या कोई आपको घूर रहा है। जोर से जम्हाई लेना। हाँ, ये वाकई काम कर सकता है। जमाई लेना, जैसा कि हम जानते हैं, संक्रामक होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको शक है कि कोई आपको देख रहा है और आप जोर से जम्हाई लेते हैं और वो व्यक्ति भी तुरंत जम्हाई लेता है तो ये काफी मजबूत संकेत है कि उसकी नजर आप पर ही थी। अरे वाह। ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जिसे रोकना मुश्किल होता है। ये तो जासूसी करने जैसा हो गया। एक और गहरी तकनीक है समूह में रिश्तों को समझने की। बताया गया है कि जब सब लोग एक साथ हंसते हैं तो ध्यान दें कि कौन हंसते हुए किसकी तरफ देखता है। इससे क्या पता चलता है? ये सामाजिक गतिशीलता को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब लोग खुलकर हंसते हैं तो वो एक पल के लिए अपनी बनावटी पर्दे हटा देते हैं। सही। उस वक्त वे सहज रूप से उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसकी राय उनके लिए मायने रखती है या जिसे वे अपने समूह का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। ये आपको दोस्तों के बीच, ऑफिस में या परिवार में भी छिपे हुए भावनात्मक कनेक्शंस, पसंद नापसंद या यहाँ तक कि शक्ति समीकरणों का अंदाजा दे सकता है। ये छोटी सी चीज बहुत कुछ बता जाती है। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं विश्वास और तालमेल, मतलब रैपो बनाने की। एक तकनीक है मिररिंग, यानी आईने की तरह नकल करना। ये कैसे काम करती है? मिररिंग का मतलब है अनजाने में या जानबूझकर सामने वाले की शारीरिक भाषा, जैसे बैठने का तरीका, हाव भाव, बोलने की गति की सूक्ष्म नकल करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले के अवचेतन मन को संकेत भेज रहे होते हैं, मैं तुम्हारी तरह हूं, हम एक जैसे हैं। अच्छा। इससे अपनेपन का एहसास बढ़ता है, व्यक्ति ज्यादा सहज महसूस करता है और आप पर भरोसा करने लगता है। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी होती है। हाँ, वो तो है। अगर ये बहुत ज्यादा या बनावटी लगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है और सामने वाला असहज हो सकता है। ये सूक्ष्म होना चाहिए। और बातचीत को समझने और संबंध बनाने का एक और तरीका है पैराफ्रेज करना, यानी किसी की बात को अपने शब्दों में दोहराना। ये क्यों प्रभावी है? पैराफ्रेजिंग दिखाता है कि आप न केवल सुन रहे हैं बल्कि सामने वाले की बात को समझ भी रहे हैं और उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। हाँ। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया, और आप कहते हैं अच्छा तो आज काम का बोझ ज्यादा था और तुम काफी थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात सुनी और समझी गई है। ये सक्रिय श्रवण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी रिश्ते को गहरा बनाने में मदद करता है। आई कांटेक्ट या नजरें मिलाकर बात करना भी जरूरी माना जाता है, पर कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, होता है। इस विश्लेषण में एक हैक दिया गया है, सामने वाले की आंखों के रंग पर ध्यान देना। क्या ये वाकई मदद करता है? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। सीधे आंखों में घूरना असहज हो सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी की आंखों का रंग जानने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान एक खास काम पर केंद्रित हो जाता है। इससे आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा देर तक नजरें मिलाए रख पाते हैं बिना घबराहट या अजीब महसूस किए। अच्छा। ये आपके संचार को ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक बनाता है। और एक अतिरिक्त टिप,
नजरें मिलाते समय हल्की सी मुस्कान रखें। ये गर्मजोशी और भरोसे का भाव पैदा करती है। अब कुछ ऐसी तरकीबें जो थोड़े ज्यादा चालाकी भरे प्रभाव या नियंत्रण से जुड़ी हैं, जैसे रॉक पेपर सिजर्स गेम जीतने का एक तरीका, खेल शुरू करने से ठीक पहले कोई सवाल पूछना, ये कैसे काम करता है? ये दिमागी भटकाव का फायदा उठाता है। जब आप अचानक कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग उस सवाल का जवाब सोचने में लग जाता है। इस स्थिति में अगर तुरंत खेल शुरू किया जाए तो दिमाग एक तरह की डिफॉल्ट या रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया देता है और कई मामलों में वो सिजर्स यानी कैंची होती है। अच्छा, कैंची। हाँ, तो अगर आप सवाल पूछने के तुरंत बाद खुद रॉक यानी पत्थर चुनते हैं तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये हर बार काम करेगा ऐसा नहीं, पर संभावना जरूर बढ़ाता है। मजेदार है ये तो। एक और शक्तिशाली हथियार है चुप्पी का इस्तेमाल, खासकर तब जब आपको लगे कि कोई पूरी बात नहीं बता रहा, बस चुप रहकर उनकी आंखों में देखना। ये कितना प्रभावी हो सकता है? ये बहुत प्रभावी हो सकता है अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। जानबूझकर बनाई गई चुप्पी, खासकर जब आप सामने वाले से नजरें मिलाए रखते हैं, तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। दबाव? हाँ, ज्यादातर लोग चुप्पी से असहज महसूस करते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है, तो इस असहजता को कम करने के लिए वो अक्सर बची हुई जानकारी खुद ही उगल देते हैं। ये तकनीक पूछताछ से लेकर सामान्य बातचीत तक में काम आ सकती है, बशर्ते ये इरादतन लगे, ना कि सिर्फ अजीब चुप्पी। तनाव कम करने का एक अजीब तरीका खाने से जुड़ा है। न्यूयॉर्क सबवे का वो उदाहरण जहां लड़ते हुए लोगों के बीच कोई पिज्जा खाने लगा और माहौल बदल गया। क्या खाने का वाकई ऐसा असर होता है? हाँ, सुनने में मजेदार लगता है, पर इसके पीछे मनोविज्ञान है। खाने की क्रिया हमारे दिमाग में आराम, सुरक्षा और संतुष्टि से जुड़ी होती है। अच्छा। जब हम खाते हैं तो हम अवचेतन रूप से ज्यादा शांत महसूस करते हैं। ये भावना संक्रामक भी हो सकती है। किसी तनावपूर्ण माहौल में अगर कोई शांति से कुछ खाने लगता है या दूसरों को ऑफर करता है, तो ये अनजाने में तनाव के स्तर को कम कर सकता है और माहौल को सामान्य बनाने में मदद कर सकता है। वाह। ये शायद हमेशा काम न करे, पर एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जरूर है। भीड़ में रास्ता बनाने की भी एक तरकीब है, सिर्फ अपने मंजिल की तरफ देखना, इधर उधर नहीं। ये कैसे? लोग अनजाने में दूसरों की आंखों की दिशा का अनुसरण करते हैं। जब आप भीड़ में चलते हुए सीधे अपनी मंजिल पर नजरें टिकाए रखते हैं, तो आप एक स्पष्ट इरादा जाहिर करते हैं। हाँ। दूसरों को अवचेतन रूप से ये संकेत मिलता है कि आप एक निश्चित रास्ते पर जा रहे हैं और वे अनजाने में ही आपके लिए थोड़ी जगह बना देते हैं। अच्छा। ये आत्मविश्वास और दिशा बोध का प्रदर्शन है, जो भीड़ को आपके लिए रास्ता खोलने पर मजबूर कर सकता है। और एक तकनीक जो शायद सबसे ज्यादा सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है, किसी के द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द पर ध्यान देना और हर बार उसके इस्तेमाल पर उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, जैसे मुस्कान या सिर हिलाना। ये कैसे काम करता है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है, जिसे व्यवहार मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग? जी। जब आप किसी खास व्यवहार, जैसे एक शब्द का प्रयोग, को लगातार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे मुस्कान या सहमति से जोड़ते हैं, तो आप अनजाने में उस व्यवहार की आवृत्ति बढ़ा देते हैं। मतलब? यानी वो व्यक्ति उस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। अब सोचिए, अगर आप ये तकनीक किसी सकारात्मक शब्द जैसे विकास या भरोसा पर लागू करते हैं, आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को उन विचारों से ज्यादा जोड़ने और उन्हें ज्यादा व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रभाव डालने का एक बहुत ही गहरा स्तर है, जो लगभग अदृश्य होता है। ये तो काफी गहरा है। अब सीखने और याददाश्त से जुड़ी कुछ तकनीकों पर आते हैं, जिनमें भी एक मनोवैज्ञानिक पेच है। जैसे वो गाना जो दिमाग में अटक जाता है, उससे छुटकारा पाने का तरीका है गाने का अंत सोचना। ऐसा क्यों? ये ज़ाइगार्निक प्रभाव की वजह से होता है। ज़ाइगार्निक प्रभाव? हाँ, हमारा दिमाग अधूरे कामों, अधूरी जानकारी या अधूरे पैटर्न को ज्यादा याद रखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता रहता है। वो अटका हुआ गाना एक अधूरा लूप है। अच्छा। जब आप जानबूझकर उस गाने के अंत के बारे में सोचते हैं, तो आप उस लूप को पूरा कर देते हैं। दिमाग उसे समाप्त मान लेता है और उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और सीखने की एक मशहूर तकनीक है फाइनमैन तकनीक। किसी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए उसे ऐसे समझाना जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हो। इसका डार्क पहलू क्या हो सकता है?
फाइनमैन तकनीक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जब आप किसी जटिल विचार को सरल शब्दों में समझाते हैं तो आपकी अपनी समझ गहरी होती है, कमियां उजागर होती हैं और जानकारी याद रहती है। हाँ, ये तो है। अब इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़ाने वाला पहलू ये है कि मान लीजिए आपने इनमें से कोई प्रभाव डालने वाली तकनीक सीखी। ठीक है। उसे तुरंत किसी दोस्त को समझाने की कोशिश करें जैसे आप उन्हें सिखा रहे हो। इससे न केवल वो तकनीक आपकी समझ में बेहतर बैठेगी बल्कि उसे इस्तेमाल करने का आपका आत्मविश्वास और नियंत्रण भी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब उसे सिखाते हुए खुद पर पकड़ मजबूत करना। बिल्कुल, आप अनजाने में उस तकनीक पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो ये थी कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें जिनकी जानकारी हमें मिली। ये काफी ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन जैसा कि शुरू में कहा गया था, इन तकनीकों के नैतिक पहलू पर भी सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इन पैटर्न्स को पहचानना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, बल्कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि कब कोई और इनका इस्तेमाल हम पर कर रहा है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जागरूकता ही हेरफेर के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। जब आप समझते हैं कि आपकी सोच और व्यवहार को कैसे सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है, तो आप ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। ये एक तरह की मानसिक मजबूती बनाता है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन जागरूकता सुरक्षा है। संक्षेप में कहें तो ये साफ है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत, हमारी धारणाएं और हमारे रिश्ते कितने गहरे मनोवैज्ञानिक धागों से बुने हुए हैं। अशाब्दिक संकेतों की ताकत या दिमाग की अधूरी चीजों को पूरा करने की आदत, ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम असल में कितने सचेत हैं अपने आसपास की दुनिया के प्रति। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या इन तकनीकों को जानने के बाद प्रभाव डालना यानी इन्फ्लुएंस और किसी को अपने हिसाब से चलाना या हेरफेर यानी मैनिपुलेशन करने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? क्या आत्मविश्वास बढ़ाने या अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करना हमेशा सही है? ये वाकई ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन इस पर विचार करना जरूरी है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक भी चाहिए होगी जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। याद रखिएगा ये तो स्टार्टिंग है, आगे और भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स आने वाली है। उन्हें पाने के लिए हमारे चैनल आगी माइंड शिफ्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।